हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महेंद्र चौधरी आप सब लोगों का वेलकम टू आर्य साइंस चैनल पे स्वागत करता हूं। अपना जो टॉपिक चला था वो था जैव प्रौद्योगिकी, और जैव प्रौद्योगिकी में अपन ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। आज सबसे लास्ट लेक्चर आज कंप्लीट करेंगे, जिसमें अपनी जैव प्रौद्योगिकी तो बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं उसके अगर व्यूहरचना के बारे में बात करें, अपने थीम के बारे में। सबसे पहले थीम देख लेते हैं कि आज अपन क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जैव प्रौद्योगिकी जो बाकी पार्ट बचे हुए हैं उनमें अपन डिस्कस करेंगे। एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। दूसरा डिस्कस करेंगे इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एक डिस्कस करेंगे पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक डिस्कस करेंगे आरटीपीसीआर रिवर्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ एक दो छोटे टॉपिक और हैं, इनको अपन आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने जितने भी अपने टेक्निक से अपने 1, 2, 3 और 4 इन टेक्निक्स में कुछ एंजाइम्स हैं जो बीच बीच में काम आने वाले हैं। उन एंजाइम को अपन सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में देख लेते हैं। ठीक है, मेन एंजाइम्स को, बाकी कुछ एंजाइम उनको उस पर्टिकुलर टेक्निक में जो काम आएगा वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे इसमें महत्वपूर्ण एंजाइम्स। तो एंजाइम्स में से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लास्ट के अगर 5 से 6 साल के पेपर्स में अगर देखोगे तो 2 या 3 बार एंजाइम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि कौन से एंजाइम का क्या काम है। ठीक है, तो इसमें क्रॉसिंग वाले क्वेश्चन में तो सबसे पहले अपन एंजाइम्स को देखेंगे। यहाँ पर प्रमुख है एंजाइम्स। एंजाइम्स में बात करें अपन तो पहले नंबर 1 पर हम बात करेंगे सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, इसका क्या काम है? इसका काम होगा डीएनए का आवर्धन। डीएनए, ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज का मतलब है ऐसे बोल सकते हैं डीएनए का आवर्धन, डीएनए का निर्माण। ठीक है, डीएनए का निर्माण डीएनए पॉलीमरेज करेगा। ठीक है, सिंपल से बात करेंगे, सिंपल से आगे चलेंगे। सबसे पहले सिंपल वाले देख रहे हैं। एक आरएनए पॉलीमरेज का काम होगा आरएनए का निर्माण। ठीक है दोस्तों, तीसरा बात करेंगे अपन अब डीएनए पॉलीमरेज हो गया, आरएनए पॉलीमरेज हो गया। सिंपली बात करें डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज, सीधा सा 1 नंबर वाला सेम वही डीएनए का निर्माण। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज को सिंपली अपन डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज भी बोल सकते हैं। तो इसका काम होगा डीएनए का निर्माण। चौथा होगा आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पर निर्भर मतलब इसमें रटने की कोई बात बिल्कुल जरूरत नहीं। यहाँ इसे ऊपर वाले में क्या था, डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज, इसका मतलब डीएनए से डीएनए बनेगा। इसमें बात करें आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज, इसका मतलब आरएनए से डीएनए बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, आरएनए निर्भर डीएनए का मतलब आरएनए से डीएनए निर्माण होगा, आरएनए से डीएनए निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, पांचवा नेक्स्ट एंजाइम जिसमें बात करें, नेक्स्ट एंजाइम को बात करने से पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक इसका होता है आरएनए डिपेंडेंट। अपन ने क्या पढ़ा अभी लास्ट में, आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, इसको आरएनए से आरएनए डीएनए का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो दूसरा नाम है इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम होगा इस एंजाइम का वह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसी को बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वेरी इंपॉर्टेंट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज किसको बोलेंगे, आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज को। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में नेक्स्ट एंजाइम जो अपन डिस्कस करेंगे नंबर 5 पे बात करें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, इसका क्या काम है? इसका काम है डीएनए के विशेष खंडों को पहचान करके उनको तोड़ना। ध्यान रखना, ये डीएनए जो होता है उसको अंदर से काटता है, बाहर से नहीं काटता है। बाहर से काटने वाला एंजाइम नेक्स्ट पढ़ेंगे जिसको एक्सोन्यूक्लियस बोलेंगे। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो क्या करेगा, डीएनए के विशिष्ट खंडों की पहचान करके उनको काटता है।
कैंची, है ना, काटता है। तो कहाँ से काटता है? डीएनए की जो सीक्वेंस रहेगी उसके अंदर से, ना कि सिरों से। कहाँ से काटेगा? अंदर से, ठीक है। मान लीजिए कोई एक डीएनए का एक सीक्वेंस है, तो डीएनए की जो होगा ये केवल अंदर से काटेगा, यहाँ से, ठीक है, सिरों से नहीं काटेगा। जो ये सिरे यहाँ से, ये यहाँ से नहीं काटेगा इसको, ठीक है, ये केवल अंदर वाले पार्ट से काटेगा, यहाँ से काट देगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। तो इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। दूसरी बात, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, उसका जो दूसरा नाम है वो है आणविक कैंची। इसको क्या बोलते हैं अपन? आणविक कैंची बोलते हैं, मोलिकुलर सीजर, आणविक कैंची। आणविक कैंची किसको बोलेंगे भैया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसके अलावा इसकी जो प्राप्ति की गई थी वो एक बैक्टीरिया इकोलाई जीवाणु से इसकी प्राप्ति, ठीक है, ये फैक्ट पूछा हुआ एग्जाम में, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जितने भी एंजाइम अपन पढ़ रहे हैं उनमें सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम है वो एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। इसका काम क्या हो गया? डीएनए के विशिष्ट खंडों को पहचान के उनको काटना है। डीएनए के अंदर से काटेगा, ना कि सिरों से काटेगा। इसके अलावा इसका दूसरा नाम मोलिकुलर सीजर अथवा आणविक कैंची। इसके अलावा इसको कहाँ से प्राप्ति की गई थी? इसकी प्राप्ति की गई थी एक जीवाणु से, इकोलाई से, ठीक है। ये 5 एंजाइम हो गए। इसके बाद नेक्स्ट एंजाइम, अब छठे की बात करेंगे, वो होगा एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। छठा एंजाइम होगा एक्सो। ये तो एंडो है, ध्यान रखना, एंडो का मतलब अंदर से, एक्सो का मतलब बाहर से, ठीक है। तो छठे एग्जाम्पल को अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नंबर 6 एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा? ये करेगा डीएनए को सिरों से काटता है। सिरे कौन से हो सकते हैं? 3 एंड या 5 एंड, ठीक है, से काट। 2 सिरे होते हैं, एक बोलेंगे 3 और एक बोलेंगे 5, तो दोनों या तो 3 से काटेगा, 5 से काटेगा, ठीक है। ये 3 या 5 भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, अगर नहीं आता है तो केवल इतना से याद रखो कि डीएनए को सिरों से काटता है, ना कि अंदर से, सिरों से काटता है। नंबर 6 हो गया। नंबर 7 डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। लाइगेज जो एंजाइम है, डीएनए लाइगेज, ये क्या करे? डीएनए खंडों को आपस में जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? डीएनए खंडों को जोड़ता है, डीएनए खंडों को जोड़ता है, मतलब रिवर्स रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो क्या करता है? काटता है, और ये क्या करेगा? जोड़ेगा, ठीक है। जोड़ेगा तो इसका जो दूसरा नाम, उसका नाम क्या था? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम था आणविक कैंची, तो मोलिकुलर सीजर्स। और जो ये एंजाइम अपन पढ़ रहे हैं जो डीएनए खंडों को जोड़ता है, तो इसको क्या बोलेंगे? आणविक गोंद या आणविक सिलाई। तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा आणविक गोंद या सिलाई। आणविक गोंद या आणविक सिलाई करने का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज, सीवनकार या सीवनकार, सीवनकार मतलब सिलाई, ठीक है। इसको डीएनए लाइगेज। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सेकंड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है इनमें है वो है डीएनए लाइगेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में क्वेश्चन सभी चाहेंगे, लेकिन अपन देखना चाहे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन दो से पूछे गए। नेक्स्ट नंबर 8 एक डीएनए टेक पॉलीमरेज। नेक्स्ट डीएनए टेक पॉलीमरेज। सीधी सी बात है, पॉलीमरेज का मतलब क्या होता है? निर्माण। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए से डीएनए बनाता था, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज आरएनए से डीएनए बनाता था। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या करता था? आरएनए से डीएनए बनाता था, जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला था अपने। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज डीएनए से डीएनए बनाता था। इस तरह डीएनए टेक पॉलीमरेज ये भी डीएनए ही बनाता है, लेकिन इसमें विशेषता है जो अपन पढ़ेंगे, डीएनए टेक पॉलीमरेज, ठीक है। ये क्या करता है? डीएनए का निर्माण करेगा। क्या करेगा? डीएनए का आवर्धन या निर्माण, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन या निर्माण, ठीक है, डीएनए का निर्माण करेगा, ठीक है। लेकिन इसकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कहाँ से प्राप्त होता है? जैसे अपने पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की प्राप्ति इकोलाई से की गई थी, और इसकी प्राप्ति जो होती है वो थर्मस एक्विटिकस, थर्मस एक्विटिकस जीवाणु से, एक जीवाणु उससे तो इसकी प्राप्ति है। इसके अलावा नाम है थर्मस यानी टेम्परेचर, यानी कि ताप प्रतिरोधी। ये क्या होता है? ताप प्रतिरोधी होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होता है? ताप प्रतिरोधी या ताप प्रतिरोधी एंजाइम। तीसरा फैक्ट कहाँ काम आता है? पीसीआर अपन पढ़ेंगे कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसमें काम आता है, ठीक है। तो ये भी
इंपॉर्टेंट हुआ डीएनए टेक पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट एंजाइम थे उनको अपन ने एक साथ डिस्कस कर लिया, जो कि याद करने में इजी रहेगा। तो इनके बिल्कुल मैक्सिमम एंजाइम सभी को याद है, 2 या 3 बार इसका रिवीजन करेंगे तो और भी परफेक्ट हो जाएगा। और इनमें से लगभग मान के चलो अल्टरनेट एग्जाम में सब क्वेश्चन आते हैं, हर साल नहीं तो कभी कभी एक साल के बाद तो आते हैं, तो कभी कभी आप पुराने पेपर एनालिसिस करेंगे तो हर साल भी क्वेश्चन पूछेंगे इनमें से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब नेक्स्ट स्लाइड पढ़ेंगे अपन। टेक्निक्स को स्टार्ट करने से पहले एक और छोटा सा टॉपिक है प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड आपने आगे रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में काम आने वाला, तो उसको यहाँ पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे अपन, तो प्लाज्मिड का काम होता है वाहक के रूप में। कोई भी डीएनए का खंड होता है, उसको वांछित डीएनए होता है, उसको किसी होस्ट या कोशिका में डालने के लिए एक वाहक का उपयोग करते हैं। ठीक है, होस्ट वाहक का, ठीक, कैरियर का। तो वाहक के रूप में इसको क्या काम में लेते हैं? प्लाज्मिड को वाहक के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड होता क्या है? ये बैक्टीरिया के अंदर होता है। बैक्टीरिया के अंदर जो इसका जो क्रोमोसोम होता है, उसके अलावा एक गोलाकार डीएनए और होता है। बैक्टीरिया खुद क्रोमोसोम होता है, उसके अलावा एक गोलाकार डीएनए होता है जिसमें सेल्फ रेप्लिकेशन, स्वयं प्रतिकृति की क्षमता होती है। ठीक है, और इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर होता है, भ्रूणसूत्र के अलावा गोलाकार डीएनए के रूप में होता है जिसमें स्वयं रेप्लिकेशन, सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको अपन लिख लेते हैं एक साथ। पहला तो इसका उपयोग जो होता है, उपयोग वाहक के रूप में करते हैं। इसके रूप में वाहक के रूप में, कैरियर के रूप में इसका उपयोग होगा। और स्पेशली कहाँ पर काम मिलेंगे अपन जो पढ़ेंगे टेक्निक्स है, उनमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये कहाँ होता है? ये होता है जीवाणु में। ये कहाँ होता है? जीवाणु में गुणसूत्र के अलावा, गुणसूत्र तो होंगे जीवाणु में गुणसूत्रों के अलावा गोलाकार डीएनए होता है। क्या होता है? एक डीएनए होता है, गोलाकार डीएनए, गोलाकार डीएनए। ठीक है, जिसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहेंगे। क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। एक्स्ट्रा गुणसूत्र तो है, गुणसूत्र के अलावा क्रोमोसोम तो है, तो क्रोमोसोम के अलावा क्या बोल देंगे? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। एक्स्ट्रा क्रोमो रटने की बिल्कुल भी जरूरत है, जैसा जैसा लाइन टू लाइन समझेंगे अपने आप याद होगा। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। खुद ही क्रोमोसोम के अलावा अन्य जो गोलाकार डीएनए होगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के रूप में होगा प्लाज्मिड। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसमें स्वयं प्रतिकृति, सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, ठीक है, तो प्लाज्मिड के बारे में इंपॉर्टेंट वाक्य होगा और सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होगी, और इसका दूसरा नाम है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे आगे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स के बारे में वन बाय वन। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओके, तो सबसे पहले देंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। हम जितनी भी टेक्निक्स पढ़ेंगे उनमें केवल उनकी इंपॉर्टेंट लाइनें भी यहाँ पर पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक, तो सबसे पहले इसमें अपन देखेंगे इसकी खोज किसने की थी। खोज इसके एलेक जेफरी ने 1984 में की थी। ठीक है दोस्तों, एलेक जेफरी ने 1984 में। और अगर भारत के अंदर बात करें, भारत में इसके जो इसको लाने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे डॉक्टर लालजी सिंह। भारत में कौन थे? डॉक्टर लालजी। ऑल ओवर द पूछे तो एलेक जेफरी, भारत के लिए पूछे तो डॉक्टर लालजी सिंह। ठीक है, अब बात करेंगे इसका आधार क्या है, यानी फिंगर प्रिंटिंग की का काम क्या है, इसका आधार क्या है। काम तो इसका ये है कि जो डीएनए होता है उसकी विशेषता के आधार पर, यानी डीएनए की बहुरूपता के आधार पर व्यक्तियों की पहचान करना। ठीक है, इसमें इसका बेसिक ये है कि अपने जितनी पॉपुलेशन पाई जाती है उनका जो जीनोम होता है वो 99.7%, 99.7% जो जीनोम होता है सभी मनुष्य का वो एक जैसा होता है। केवल 0.3% जो जीनोम का डीएनए होता है उसके अंदर भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, कितना समान होता है जीनोम जो होता है क्या समझने के सब साइड में लिख लेते हैं इसको।
टोटल जीनोम का 99.7% जीनोम होता है सभी का मेरा जीनोम है, आपके जीनोम से 99.7% सम्मान होगा। केवल 0.3% जीनोम ही है ना अपना आपका मेरे से डिफरेंट होगा, ठीक है। तो जो 0.3% बचा हुआ है, इसी के आधार पर व्यक्तियों की पहचान करते हैं, इसी के आधार पर पहचान करते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या, डीएनए बहुरूपता, ठीक है, या डीएनए की विशेषता। डीएनए बहुरूपता या डीएनए की विशेषता, इस 0.3% अलग हुआ, इसको डीएनए की विशेषता डीएनए बहुरूपता बोलेंगे। इसी के आधार व्यक्ति की पहचान करते हैं, वो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है, ठीक है। तो इसको अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको पहले यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये 99.7 और 0.3% यहाँ पर आप याद करने की कोई जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, समझने के हिसाब से। तो अपन यहाँ आगे लिख सकते हैं इसका आधार क्या है, किस आधार पर एक काम करती है, ठीक है। इसका आधार है डीएनए बहुरूपता या विशेषता, डीएनए की विशेषता, ठीक है। उसके आधार पर व्यक्ति की पहचान करते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है इसका, अपवाद, यानी कि इसमें लगभग जितने भी पॉपुलेशन है अपने वर्ल्ड की, सभी का जो डीएनए का 0.3% वाला, ये सभी का अलग होगा, बिल्कुल 100% किसी का भी जो जीनोम मैच नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें भी भिन्नता पाई ही जाएगी। केवल अपवाद आइडेंटिकल ट्विंस, 2 आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, उनके लिए अपन डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जीनोम है 100% एक्यूरेट, मतलब सेम 100% आइडेंटिकल होता है उनका, ठीक है। तो अपवाद इनका आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस जुड़वा, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस इसका अपवाद क्यों है, क्योंकि इनका जीनोम या डीएनए लग 100% मान सकते हैं, 100% सम्मान होता है लगभग, ठीक है, सम्मान होता है। जब पूरा का पूरा सम्मान हो गया, तो इन दोनों का आपस में कैसे पहचान पाएंगे, कुछ तो भिन्नता होनी चाहिए, तभी तो पहचानेंगे, जिसको अपन क्या बोलता है, डीएनए बहुरूपता या विशेषता, ठीक है। तो इसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है और आया हुआ अभी, डीएनए बहुरूपता, इसका आधार, ठीक है। इसके अलावा इसका अपवाद ये भी पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिकल ट्विंस है, उनमें डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग अपन नहीं कर सकते, ठीक है। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुई यहाँ तक। अब अपन बात करें डीएनए फिंगरप्रिंट की जो पूरी प्रोसेसिंग करते हैं, उसके क्या क्या चरण होते हैं। चरण रेस्ट्रिक्शन जो रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी, उसका पूछा हुआ है, बाकी इसका भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। तो अपन इसके बाद चरणों के बारे में बात करेंगे, इसके कौन कौन से चरण होते हैं, स्टेप, चरण, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो केवल आपको स्टेप के केवल नाम याद रखने, बाकी चीज़ें भी समझाने की कोशिश करूंगा अगर आपको समझ में आ जाए, लेकिन स्टेप वाइज नाम तो याद रहना ही चाहिए। तो पहले जो स्टेप होती है इसकी, वो होती है, कोई भी एक सैंपल लेते हैं, पहले तो कोई सैंपल लेते हैं, सैंपल बाढ़ हो सकता है और कुछ भी हो सकता है जिसका ना डीएनए हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो सैंपल लेंगे, वो सैंपल से डीएनए को पता करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सैंपल से डीएनए को अलग करेंगे, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, अब जो डीएनए को अलग कर दिया, तो डीएनए के विशेष स्थानों पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटेंगे, ठीक है। अपन पहले पढ़ चुके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मॉलिक्यूलर का काम है डीएनए को अंदर से काटना, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में वही काम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपको, पहले पढ़ चुके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को काटेंगे, विशेष टुकड़े कर लेंगे, ठीक है। तीसरे स्टेप में जो विशेष काटे के टुकड़े डीएनए, उनको पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा आवर्धित करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो कटे हुए डीएनए खंड का पीसीआर द्वारा आवर्धन या एम्प्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है। आवर्धन से क्या होगा, डीएनए जो होगा बहुत ज़्यादा छोटा सा है, हर पीसीआर चेन में डबल हो जाता है, ठीक है। तो आवर्धन कितनी साइकिल लेंगे उसके हिसाब से डीएनए बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे पीसीआर द्वारा इसको आवर्धन करेंगे, उसके बाद में अपन इसको एगरोज जेल होती है, ठीक है, एगरोज जेल में डालेंगे और फिर विद्युत धारा प्रवाह करेंगे, और जैसे विद्युत धारा प्रवाह करेंगे लंबाई के अकॉर्डिंग, पहले गुच्छे के रूप में इकट्ठा हो गया, इसको लंबाई के अकॉर्डिंग व्यवस्थित हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर एगारोज जेल इलेक्ट्रोपोलिस क्या करेंगे, एगारोज जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस, स्टेप का नाम है जेल इलेक्ट्रो मतलब विद्युत धारा का, ठीक है, इलेक्ट्रोपोरेसिस, ठीक है। इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें जो आवर्धित जो डीएनए के खंड है, उनको 11 जेल में डालेंगे, और 11 जेल में डालने के बाद उस जेल के अंदर विद्युत धारा प्रवाह करते हैं, और विद्युत धारा प्रवाह होने से ये लंबाई के अनुसार व्यवस्थित हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप करेंगे, इसकी लंबाई के अनुसार व्यवस्थित हो गया, उन खंडों को नाइट्रोसेलुलोज का एक जो पेपर होता है, प्लॉट होता है, उस पर स्थानांतरित कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अब, लंबाई के अनुसार व्यवस्थित डीएनए खंडों को नाइट्रोसेलुलोज, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, नाइट्रोसेलुलोज प्लॉट पर ट्रांसफर या स्थानांतरित कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में छठी स्टेप में जो नाइट्रोसेलुलोज में डाला, इस पे रेडियो एक्टिव प्रोब जो डालेंगे, इसमें रेडियो एक्टिव, ठीक है, और इसके डीएनए की जो विशिष्ट जो फ्रेगमेंट वहाँ से जुड़ जाएगा। ठीक है, छठी स्टेप को अपन नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे, ये आप कम भर चुका, तो एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हो। पांच स्टेप हो चुकी, छठी स्टेप होगी अब अपनी नाइट्रोसेलुलोज जो प्लेट थी, नाइट्रोसेलुलोज प्लॉट पर रेडियो एक्टिव प्रोब को जोड़ते हैं या डालते हैं। ठीक है, जो डीएनए की विशिष्ट कटे हुए रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट है, विशिष्ट खंड की पहचान करता है और जुड़ जाता है, पहचान करता है। लास्ट में जाके एक्सरे कर लेंगे इसका, जो आपने प्राप्त हो गया लास्ट में मटेरियल, उसका एक्सरे लेंगे। ठीक है, एक्सरे, ठीक है, एक्सरे की सहायता से डीएनए फिंगरप्रिंट ले लेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंट ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी ये पूरी 7 स्टेप होती है, इनके नाम याद करने हैं। इसके अगर उपयोगों के बारे में बात करें तो इसका एक तो पैतृकता संबंधी मामलों में उपयोग करते हैं, कोई बोले कि नहीं ये लड़का मेरा नहीं है, ये कोई बोले ये मेरा है, तो उसको निपटारा करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा अपराधियों की पहचान करने के लिए, किसी ने अपराध किया, क्राइम किया, वहाँ पर अपराधी का कुछ बाल या कुछ भी स्किन का टुकड़ा, ब्लड कुछ भी छूट जाए, तो सैंपल के आधार पर उसका डीएनए फिंगर मैच करके उसकी पहचान कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों की अदला बदली हो जाती है कई बार उनमें। ठीक है, तो इन सभी की पहचान करने, विशेषता के आधार पर कहीं पर भी किसी की पहचान करनी हो तो वहाँ पर इसको उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप अपन देखेंगे, नेक्स्ट टेक्निक देखेंगे अपन डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक या अथवा डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं इसकी खोज इसकी की थी हर्बर्ट बोयर, खोज की थी हर्बर्ट बोयर 1972 में। ठीक है, सन याद हो तो ठीक है, नहीं साइंटिस्ट का नाम याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है। हर्बर्ट बोयर की तरह इसकी खोज की गई थी। इसके अलावा इसकी जो बेसिक्स है वो इसका बेसिक है डीएनए की जो कोई भी संरचना होती है ना, तो जिस डीएनए की संरचना बदलाव करके उसमें जो अवांछित जीन है उसको तो हटा देंगे, और जो वांछित जीन है उसको अपन जोड़ देंगे। ठीक है, डीएनए में क्या करेंगे, वांछित जीन को तो जोड़ेंगे और अवांछित जीन को हटा देंगे, इसको अपन बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सीधी सी बात याद रखो इसका जो मतलब बेसिक के बारे में बात करें, इसका क्या है बेसिक। ठीक है, बेसिक ये है कि डीएनए में अवांछित जीन को तो हटाएंगे, अवांछित जीन को हटाएंगे, सीधा सिंपल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अवांछित जीन को हटाएंगे पहला पॉइंट, उसके बाद में डीएनए में वांछित जीन को जोड़ेंगे, वांछित जीन को हटाकर वांछित जीन को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे। इसी को क्या बोलते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो हर्बर्ट बोयर के 1972 में खोजी गई थी। इसके अंदर भी सेम उससे पहले जो अपने पढ़ी अभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसके साथ उसी की तरह इसमें भी चरण होते हैं, स्टेप्स होते हैं। ठीक है, वन बाय वन उनको अपन डिस्कस। ठीक है, तो इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में अपन क्या करते हैं, वांछित लक्षण वाला कोई भी अपन वांछित लक्षण वाला प्रोडक्ट प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो वांछित लक्षण वाला प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए
उन लक्षणों वाला कोई जीव ढूंढेंगे या ठीक है, और उस लक्षण वाले जीव को उसके डीएनए को अपन लेंगे, ठीक है, उस डीएनए को वहां से लेकर के अपन होस्ट में डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वांछित लक्षणों वाला कोई अपन डीएनए सेलेक्ट करेंगे, उस डीएनए को वहां से पृथक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप ये हो जाएगी इसकी कि वांछित विशेषता वाले डीएनए की पहचान करके पता करेंगे, डीएनए की पहचान करके उसे उसे पता करेंगे, ठीक। कोई भी जीव ढूंढेंगे जिसमें अच्छे लक्षण होंगे, उस लक्षणों उसके डीएनए को वहां से ले लेंगे, पृथक पहचान करके उसे पृथक करेंगे करते हैं, ठीक है। पृथक करने के बाद में इसको विशेष स्थानों पर काटेंगे, वही रेस्टिंग एंडोन्यूक्लियस की, तो इस डीएनए को, ठीक है, सेम प्रोसेस है जैसे अपने डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में देखा था। तो फिर इस डीएनए को वही आणविक के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से काटेंगे, सहायता से काटते हैं, ठीक है। काटने के बाद में सेम पीसीआर के दौरान का अगर बढ़ाना है तो पीसीआर के द्वारा इसका क्या करेंगे, आवर्धन करेंगे, एम्प्लीफिकेशन करेंगे, सेम स्टेप। फिर पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से इस डीएनए का आवर्धन करेंगे, एम्प्लीफिकेशन, आवर्धन करते हैं, ठीक है। आवर्धन करने के बाद में अपन क्या करेंगे, जो वांछित डीएनए का आवर्धन हो, ठीक है, मात्रा में, उचित मात्रा में अपने को डीएनए प्राप्त हो गया। एम्प्लीफिकेशन के बाद में अब इस डीएनए को जोड़ेंगे प्लाज्मिड से, वाहक से जोड़ेंगे, ठीक है। फिर इस वांछित डीएनए को डीएनए लाइगेज, अपने पढ़ा लाइगेज का मतलब कब लाइगेज का काम क्या होता है, जोड़ना, डीएनए खंडों को जोड़ना। तो फिर इस वांछित डीएनए को लाइगेज की सहायता से, लाइगेज एंजाइम की सहायता से वहां का तो प्लाज्मिड से जोड़ते हैं, से प्लाज्मिड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, प्लाज्मिड जो कि वाहक का काम करता है, ठीक है, वाहक से जोड़ते हैं, वाहक से जोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आपने वांछित डीएनए किससे जुड़ गया, वाहक के डीएनए से जुड़ गया, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। ये प्रोसेस में जो बन गया अपने को, जो डीएनए प्राप्त हुआ, इसी को बोल देंगे अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए यही होता है एक्चुअली, रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहीं से प्राप्त हो गया अपने, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सिंपल सा इसको होस्ट में डाल देंगे। फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में डालेंगे, रिकॉम्बिनेंट को पुनर्संयोजी डीएनए, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसको हिंदी बोलेंगे पुनर्संयोजी डीएनए को परपोषी, तो होस्ट, सॉरी कोशिका तो होस्ट कोशिका में डाल देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक सबको याद हो गया होगा, बिल्कुल इजी स्टेप है। फिर उसके बाद उसमें डालने के बाद में वहाँ पर अपन वांछित उत्पाद प्राप्त कर लेंगे, वहाँ होस्ट कोशिका से, ठीक है। फिर वहाँ से जिस तरह का अपने उत्पाद चाहिए था वो वैसा, फिर वहाँ से वांछित उत्पाद प्राप्त करते हैं, ठीक है। और लास्ट में होती है इसकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, यानी प्रवाहित प्रक्रिया लास्ट प्रोसेस प्रक्रिया, ठीक है। तो सिंपल सी चीज में इसका बेसिक इतना याद रखो कि अपने को क्या करना, वांछित लक्षण प्राप्त करने हैं, ठीक है। इसके लिए डीएनए में वांछित जीन को जोड़ेंगे और अवांछित को हटाएंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपन वांछित लक्षणों को जीव देखेंगे, उस जीव से उस वांछित लक्षणों वाला जो डीएनए उसको पृथक करेंगे। पृथक करने के बाद में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से उसके टुकड़े करेंगे विशेष तरह से। फिर उस टुकड़ों को पीसीआर के द्वारा एम्पलीफाई करेंगे या आवर्धित करेंगे। फिर आवर्धित खंड जो होते हैं उनको अपन क्या करें, वाहक से जोड़ेंगे, प्लाज्मिड से जोड़ते हैं। इसको बोल देंगे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए अथवा पुनर्संयोजित डीएनए। फिर इस पुनर्संयोजित डीएनए को अपन होस्ट अथवा कोशिका में डाल देते हैं, वहां से फिर अपना वांछित उत्पाद प्राप्त करते रहते हैं, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस की डीएनए की पुनर्संयोजित तकनीक, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, इसमें 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक इनमें डीएनए पुनर्संयोजित तकनीक। दोस्तों यहाँ तक मेरे को लगता है सब कुछ अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट स्टेप अपन नेक्स्ट तकनीक की बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब बात करेंगे पीसीआर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमरेज
चेन रिएक्शन। अपन ने बार बार पीसीआर का यूज कर रहे हैं, तब तो सबको समझ में आ गया होगा कि पीसीआर का उपयोग करते हैं डीएनए के एम्प्लीफिकेशन तो डीएनए के आवर्धन के लिए, यानी कि डीएनए की जो कम मात्रा है उसको ज्यादा मात्रा, ठीक है, छोटे डीएनए को बढ़ाने के लिए, सीधा सी भाषा में छोटा डीएनए उसको बड़ा करने के लिए पीसीआर अथवा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा एक चीज और अपन डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें कौन से एंजाइम का उपयोग करते हैं। इसमें अपन डीएनए टेक पॉलीमरेज जो कि थर्मस एक्यूटेक्स नामक जीवाणु से प्राप्त होता है, तापरोधी एंजाइम होता है, उसका अपन इसमें उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिक हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अपने मेन बातें होगी कि खोज कैरिमोलॉजी के उपयोग के डीएनए परिवर्तन के लिए करते हैं और प्रत्येक चक्र में डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है। ठीक है, अब इसके बारे में इसके स्टेप्स और चरणों की बारे में बात करेंगे। चरणों की बात करने से पहले अपन को इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखनी है यहाँ पर वो है कि प्रत्येक जो स्टेप होता है उसके अलग टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो तापमान की विशेष भूमिका होती है यहाँ पर। ठीक है, तो वन बाय वन स्टेप को अपन देख लेते हैं। सबसे पहला निष्क्रियकरण अथवा डीनेचुरेशन। निष्क्रियकरण अथवा डीनेचुरेशन में क्या करते हैं अपन, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ना, जिसकी डबल स्टैंडर्ड डीएनए मतलब डीएनए जो होता है उसके दो स्टैंड होते हैं, दो स्टैंड को हटा के अपनी सिंगल स्टैंड में बदल देते हैं सिस्टम में। तो निष्क्रियकरण का मतलब होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करना। ठीक है, और इसके लिए टेम्परेचर कितना रखेंगे यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट है, 94 डिग्री सेल्सियस 1 मिनट तक गर्म करेंगे। ठीक है, तो वांछित जो खंड होगा डीएनए का, वांछित खंड होगा उसको 94 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 मिनट के लिए, 1 मिनट इंपॉर्टेंट, 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 मिनट के लिए गर्म करने से डीएनए के दोनों रज्जुक पृथक हो जाते हैं। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड या रज्जुक पृथक हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे अपन, रीनेचुरेशन अथवा प्राइमर एनेलिंग। जो इसके डबल स्टैंडर्ड डीएनए को अपन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बदल दिया, तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को अपन क्या करें, एम्पलीफाई करने वाले, उसके लिए अपने प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, इसमें प्राइमर ऐड करेंगे। तो इसको बोलेंगे प्राइमर एनेलिंग, प्राइमर एनेलिंग या रीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन। ठीक, इसको ये भी बोल देंगे अपन यहाँ पर। ठीक, इसमें वांछित डीएनए जो मिश्रण होता है जो पहले अपन ने देखा भी, उसमें अब इसमें क्या करेंगे, टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। पहले क्या था, 94 डिग्री सेल्सियस 1 मिनट तक गर्म किया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको ठंडा करेंगे, 94 से अपन इसको 55 डिग्री सेल्सियस पे लेंगे। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 55 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, यहाँ पर टाइम 1 मिनट, यहाँ पर लिखेंगे 1.5 मिनट। तो 55 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1.5 डेढ़ मिनट तक इसको ठंडा करेंगे। तक ठंडा करने से डीएनए रज्जु के दोनों 3 सिरों पर प्राइमर जोड़ देते हैं। करने से, क्योंकि डीएनए का डबल स्ट्रैंड था, डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड का मतलब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हुए और प्रत्येक स्ट्रैंड के 2 एंड होते हैं, एक होता 5 एक होता 3। ये याद रख लो भी यहाँ पर। ठीक है, एक होता 5 और 3। तो खंड कितने, 2 है और दोनों के 5 और दोनों सिरे होते हैं। तो अब इस स्टेप में क्या करेंगे, उसको 94 से 55 डिग्री सेल्सियस पर 1.5 मिनट तक ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद में इसके जो दोनों स्टैंड है, दोनों स्टैंड के जो थर्ड एंड है वहाँ पर प्राइमर जोड़ देंगे। ठीक है, मिनट तक ठंडा करने से दोनों रज्जुकों स्टैंड्स के 3 डेज सिरे पर प्राइमर जोड़ेंगे, प्राइमर जोड़ देते हैं। ठीक है, देखो इतने डिटेल्स से पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। प्री के हिसाब से केवल स्टेप का नाम याद हो जाए वही सफिशिएंट है। ठीक है, कोशिश करना कि ये डिटेल भी याद हो जाए, बाकी स्टेप का नाम तो याद होना ही चाहिए। प्री में केवल स्टेप पूछेगा, स्टेप का क्या नाम है, वो भी क्रम से पूछेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो स्टेप का नाम याद हो जाएगा, वो भी सफिशिएंट है प्री के लिए। तो पहले निष्क्रियकरण, डीनेचुरेशन, दूसरी प्राइमरी एनेलिंग अथवा रीनेचुरेशन, 2 स्टेप हो गई। अब तीसरे स्टेप पे अपन क्या करेंगे, सिंथेसिस करेंगे मेन, क्योंकि प्राइमर जोड़ लिया और दोनों स्टैंड अलग हो गए। अब दोनों स्टैंड जो होंगे वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो सिंथेसिस होता संश्लेषण। तीसरी स्टेप हो जाएगी संश्लेषण अथवा सिंथेसिस। ठीक है दोस्तों, इसका टेम्परेचर रखेंगे अपन 72 डिग्री सेल्सियस, इसका रखेंगे 72 डिग्री सेल्सियस और टाइम रखेंगे 1 मिनट। 72 डिग्री सेल्सियस पर 1 मिनट के लिए। ठीक है, के लिए
संश्लेषण का मतलब डीएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए दोनों स्ट्रैंड को अलग कर दिया, दोनों स्ट्रैंड से अपने प्राइमर जो लिया वहाँ से डीएनए बनाना उसका, ठीक है। तो इसी क्या काम में लेंगे, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो पॉलीमरेज एंजाइम होगा डीएनए वो कौन सा होगा, डीएनए टेक पॉलीमरेज, ठीक है। तो 72 डिग्री सेल्सियस 1 मिनट के लिए डीएनए टेक पॉलीमरेज एंजाइम जोड़ के उसके न्यूक्लियोटाइड्स को, डीएनए टेक पॉलीमरेज एंजाइम होगा और न्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा उसको एम्पलीफाई करेंगे आगे। तो 72 डिग्री सेल्सियस पर 1 मिनट के लिए डीएनए टेक पॉलीमरेज, डीएनए टेक पॉलीमरेज, ठीक है, एंजाइम जो था उसके द्वारा न्यूक्लियोटाइड्स, एक अलग जो होता है इसका वो न्यूक्लियोटाइड होता है डीएनए का, तो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ा जाता है, को जोड़ा जाता है। अगेन बोल रहा हूँ, इतनी डिटेल याद नहीं हो तो भी चलेगा, केवल अपने को याद रखना है पहली स्टेप निष्क्रियकरण, दूसरी स्टेप प्राइमर एनिलिंग अथवा रीनेचुरेशन, तीसरी स्टेप संश्लेषण अथवा सिंथेसिस, और हो सके तो टेम्परेचर हो देख लो, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर मेरे को नहीं लगता कि फिर में कोई पूछेगा, केवल स्टेप हो जाएगा। तो 3 स्टेप हो गई अपने यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप हम चौथी पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड ये वांछित उत्पाद प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो यहीं पर ऐड कर सकते हैं, आगे जाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो चौथी स्टेप ये होगी, उत्पाद प्राप्त करेंगे। उत्पाद क्या होगा, उत्पाद प्राप्त करना, ठीक है। तो मेन इसकी 3 स्टेप होती हैं, पहला निष्क्रियकरण, दूसरा रीनेचुरेशन मतलब प्राइमरी एनिलिंग, और तीसरा संश्लेषण, ठीक है। 3 स्टेप इसकी मेन होगी। आगे बात करेंगे अब इसके उपयोग, ठीक है। पीसीआर के उपयोग, पीसीआर के उपयोग वही है कि एक छोटा सा डीएनए, उसको डीएनए को बड़ा बनाना है, डीएनए के आवर्धन या एम्प्लीफिकेशन के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो इसमें डीएनए लाइब्रेरी में जीनोम मैपिंग, डीएनए अंगुली छाप, डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग में अपने देखा था, मैंने डीएनए टेक्नोलॉजी में अपने देखा था, वहाँ पर इसका उपयोग किया गया था, ठीक है। तो इसके उपयोग बहुत सारे होते हैं, जहाँ पर अपने को डीएनए को बड़ा करने की जरूरत पड़े वहाँ पर, जैसे रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस में उपयोग लिया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में लिया, और कहीं भी डीएनए लाइब्रेरी वगैरह सब जगह इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में लास्ट अपन जो यहाँ पर टेक्निक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आरटीपीसीआर अथवा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सेम पीसीआर जैसी होती है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। आरटीपीसीआर पहली स्टेप अलग है थोड़ी सी इसकी। आरटीपीसीआर का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो सबसे पहले इसमें 2 स्टेप होती है, सीधी सी भाषा में अपन समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, वहाँ तो अपने डीएनए से डीएनए बना रहे थे पॉलीमरेज में, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन कर देते हैं। इसमें पहली स्टेप में क्या करेंगे, आरटीपीसीआर में आरएनए से डीएनए बनाएंगे, पहले आरएनए से डीएनए बनाएंगे। और आरएनए से डीएनए बनाने के लिए क्या काम लेते हैं अपन, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज अथवा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, किसके द्वारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो पहले पढ़ चुके। कौन सा एंजाइम काम आएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे अपन, डीएनए से डीएनए का आउटपुट करेंगे, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन, सेम पीसीआर एम्प्लीफिकेशन, किसके द्वारा, पीसीआर द्वारा, पीसीआर द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या नट सेल में बने क्या देगा, केवल एक स्टेप एड की, पहले आरएनए से स्टार्ट होती है, तो आरएनए से डीएनए बनाएंगे, फिर आरएनए से डीएनए बनाने के बाद सेम जो पीसीआर में पढ़ा डीएनए का एम्प्लीफिकेशन, सारे के सारे स्टेप, पहले डीनेचुरेशन, फिर रीनेचुरेशन और फिर सिंथेसिस, 3 स्टेप काम मिलेंगे। पहले का टाइम 94 डिग्री से 1 मिनट के लिए, दूसरा 72 1.5 मिनट के लिए, और सॉरी 72 नहीं 74, ठीक है, सॉरी 55 डिग्री से 1.5 मिनट के लिए, और थर्ड स्टेप में अपन 72 डिग्री सेल्सियस और टाइम 1 मिनट, जिसके अंदर डीएनए टेक पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है, एम्प्लीफाई हो जाता है। तो ये आरटीपीसीआर हो गया। अब आरटीपीसीआर का उपयोग कहाँ होते हैं, आरटीपीसीआर का उपयोग जब अपन जो कोरोना के बारे में देखा तो कोरोना की जो जांच थी वो क्या थी, आरटीपीसीआर यानी वायरल जो डिजीज होती है मेनली वहाँ पर इसका उपयोग करते हैं मेनली, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। उपयोग वो मुख्यतः आरएनए वायरस, वायरस और डीएनए वायरस होता है, आरएनए वायरस मुख्यतः आरएनए वायरसों का संक्रमण, आरएनए वायरसों के संक्रमण का पता लगाने, इसके संक्रमण का पता लगाने में होता है, का पता लगाने, ठीक है दोस्तों। तो इसमें एक एंजाइम एक्स्ट्रा में कम है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसके अलावा बाकी सारे एंजाइम सेम हुए, डीएनए टेक पॉलीमरेज एंजाइम के बाकी सारे स्टेप होगी वो एंजाइम, तो डीएनए टेक पॉलीमरेज दोनों में कम आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये अपनी जो बायोटेक्नोलॉजी तो जैव प्रौद्योगिकी जो कि साइंस और टेक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो अपना कंप्लीट हो गया। अब साइंस टेक के स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस ये है, तो ये मेरे को नहीं लगता कि समझने लायक टॉपिक इतने ज़्यादा, तो अगर टाइम होगा मेरे को तो मैं आगे वाले टॉपिक्स में इनको डिस्कस करूँगा। बाकी आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो बार बार जो अपने पूरा डिस्कस किया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी
और एक टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी। यहाँ तक जो अपने डिस्कस किया है, मेरे को लगता है कि जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन टॉपिक्स वो यहीं से पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना, अब मुश्किल से 5 या 6 दिन बचे, उनमें इन वीडियोज़ को 1 या 2 बार फास्ट आप रिविज़न मार लेना, ठीक है। तो आपके जितने भी क्वेश्चन इन टॉपिक्स में आएंगे लगभग सारे के सारे यहीं से आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी रही बात डिफेंस टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी, वो तो आप करंट अफेयर से रिलेटेड, जो लेटेस्ट क्या चल रहा है टाइम में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। टाइम मिलेगा तो अपन डिस्कस कर लेंगे। बाकी आप, मेरे को लगता है करंट अफेयर के साथ उनको आप पढ़ रहे हो, ठीक है। बाकी रही कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस से अगर किसी को समझ में आए तो पढ़ लेना, उसमें मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी आते हैं, तो नहीं कभी कभी उसमें आते भी नहीं है, ठीक है। तो अपना ये कंप्लीट हुआ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू।